गाइज नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं स्टडी सेंटर फॉर जीएस और मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्रिया, ठीक है ना। क्रिया के भेद कितनी होती है सब आज हम बहुत अच्छे ढंग से विस्तृत से इस पर चर्चा करेंगे। तो इसके पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इसके पहले हमने हिंदी के कई टॉपिक कवर कर लिया है। हिंदी भाषा बोलियाँ, कारक हो गया और आपका वर्णमाला में स्वर व्यंजन बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही विस्तृत ढंग से कवर किया है। प्लीज़ अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो सबसे पहले जा करके आप उस वीडियो को देखिए। और आप लोगों को जानकारी में एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ना, आप जो चीज़ ये देख रहे हो ये आपका किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए पर्याप्त है, ठीक है ना। हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से और बहुत गहराई तक जा कर के हमने इस पर काफ़ी चर्चा की है। आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, यूपी पुलिस ले लो, यूपीएसआई ले लो, एमपीएसआई ले लो, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, पटवारी, यूपी लेखपाल, कुछ भी A to Z। और ये काफ़ी जैसा कि मैंने बताया कि बहुत विस्तृत ढंग से इसमें कवर किया गया है, तो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए पर्याप्त है। जो वनडे एक दिवसीय एग्ज़ाम्स हैं जिसमें कि हिंदी आती है उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। तो आइए शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं आज क्रिया के बारे में। सबसे पहले हम क्रिया देखते हैं। तो क्रिया का मतलब होता क्या है। क्रिया की हम सबसे पहले अगर परिभाषा देंगे तो क्रिया जो होती है किसी कार्य का करना या होना ही क्रिया होती है। जैसे आप कोई कार्य करते हो ना, तो बस जो कार्य करते हो तो उसी को बोलते हैं क्रिया। किसी कार्य का होना ही क्रिया होता है, ठीक है। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे में देखिए मनीष पढ़ता है तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है, यहाँ पढ़ने का कार्य हो रहा है, ठीक है ना। पढ़ने का कार्य हो रहा है तो इसका मतलब जो कार्य हो रहा है उसी को तो क्रिया बोलेंगे। दूसरा उदाहरण देखिए, हम लोग कमरे में हैं तो मतलब कमरे में हैं मतलब किसी काम का होना मैंने बोला ना, तो मतलब आप कमरे में हो एक तरह से, ठीक है ना। वही एक तरह से क्रिया हो गई। धातु किसे कहते हैं। अगर हम इसका डेफिनेशन देखें, परिभाषा देखें तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मतलब कि जो क्रिया होती है ना उसका मूल रूप का मतलब वो होता है जिसमें कोई चीज़ें जुड़ी ना हो, वो अपने मतलब स्वतंत्र रूप से अपनी एकदम स्वतंत्र अवस्था में होता है, उसमें कुछ भी नहीं जुड़ा होता है। हम उदाहरण देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। मतलब जो भी चीज़ें, जो भी क्रिया है उसमें धातु उपस्थित रहती है। और मैंने आप लोगों को अभी बताया कि उसमें कुछ भी जुड़ा नहीं रहता। अगर कुछ जुड़ा नहीं रहता उसमें तो वही तो धातु हो गई। जैसे आइए उदाहरण देखते हैं। हंसना जो है क्रिया है, ठीक है, हंसना एक क्रिया है, बट इस क्रिया में हस धातु है। क्रिया में हंसना क्रिया में हस धातु है, ठीक है, बट उसमें हम जैसे ही ना लगा देंगे वो क्रिया हो जाती है, ठीक है। पढ़ना क्रिया में देखिए पढ़ धातु है, मतलब ये अपनी मूल अवस्था में, इसमें ना प्रत्यय जुड़ा है ना उपसर्ग जुड़ा है, इसमें कुछ भी नहीं जुड़ा है, ना पद जुड़ा है। जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जिसमें कुछ भी ना जुड़ा, जो स्वतंत्र रूप से हो, उसी को बोलते हैं धातु। तो देखिए हम पढ़ना है, पढ़ना में ना जुड़ा है तो इसलिए क्रिया हो गई, बट इसमें जो है पढ़ धातु है। पढ़ में कुछ भी नहीं जुड़ा है, पढ़ इसमें कुछ भी नहीं जुड़ा है, ये स्वतंत्र अवस्था में, तो इसी को पढ़ को बोलते हैं धातु। और उसके बाद आइए देखते हैं धातु में जो है ना जोड़ने पर क्रिया बन जाती है। अभी आपको मैंने बोला कि धातु जो होती है वो अपने मूल रूप में होती है। कैसे होती है, मूल रूप में होती है। मूल मतलब कि उसमें कुछ भी नहीं जुड़ा होता, लेकिन अब जुड़ेगा। अब धातु में जैसे कुछ जुड़ेगा वह अपने मूल रूप से हट करके कुछ अलग बन जाती है। जैसे धातु में ना जुड़ा तो इसमें क्रिया बन जाती है। मतलब कोई भी धातु हो उसमें ना जुड़ेंगे तो क्रिया बन जाएगी। जैसे देखिए जा एक धातु है, इसमें ना जुड़ गया तो जाना एक क्रिया हो गया। खा एक धातु है, इसमें ना जुड़ा तो खाना हो गया। तो आपका ये देख लेना, ये मूल रूप है, इसी मूल रूप को ही तो धातु बोलते हैं। उसके बाद अगर हम धातु की बात करें तो धातु के दो भेद होते हैं। कौन कौन से, मूल धातु और समान धातु। और मूल धातु क्या है आइए देखते हैं। यह स्वतंत्र होती है तथा किसी शब्द पर निर्भरता नहीं रहती। अभी आपको मैंने बताया कि यह स्वतंत्र होता है, इस पर कोई निर्भरता नहीं होती। इसमें शब्द हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय कुछ भी नहीं जुड़े होते हैं। जैसे देखिए ये खी लिखा है दोस्तों, इसको सही कर लीजिएगा, ये खी नहीं रहेगा, खा। तो खा पी रा जा ली सो पढ़, ठीक है, ये मूल है। देखिए इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं जुड़ा, सिर्फ जो अपनी मूल अवस्था है उसी में है। अब आइए आगे देखते हैं।
सॉरी, कैमरे की क्वालिटी थोड़ा, एक मिनट दोस्तों, सॉरी थोड़ी सी कैमरे की क्वालिटी कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। उसके बाद आइए देखते हैं यौगिक धातु। यौगिक धातु, यौगिक का मतलब ये होता है एक तरह से मतलब कि जुड़ा हुआ होना, ठीक है। तो इसका देखिए मूल धातु में जो है प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। आ गई ना बात, मूल धातु में कुछ भी नहीं जोड़ा जाता था, लेकिन यौगिक धातु में जोड़ा जा रहा है। क्या जोड़ा जा रहा है? प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे हंसना क्रिया में हंसा, लिखना का लिखा, ठीक है। तो ये देखिए नोट, व्याकरण में बिना क्रिया के कोई वाक्य पूरा नहीं होता। अगर हम व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो जब तक किसी वाक्य में क्रिया नहीं रहती ना, तो उस वाक्य का मतलब हम पूरा नहीं मान सकते। समझ में आया? जैसे कि मान के चलिए कि कोई एग्जाम्पल्स लेते हैं हम कि रमेश जाता है, ठीक है ना। नहीं, इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे कोई भी चीज़ें आप ले रहे हो तो वहाँ पर मतलब कहने का मतलब कि उसमें जब तक क्रिया नहीं रहती ना, तो उसका वाक्य कंप्लीट ही नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। इसका कहने का ये मतलब है। जैसे मान के चलो आप रमेश आम खा रहा है, एक वाक्य है ना, तो आप उसमें से क्रिया हटा दो, तो रमेश आम है, खा रहा को हटा दीजिए, खा को हटा दीजिए, रमेश आम रहा है। तो इसमें से आपने क्रिया हटा दिया, खा जो शब्द है एक क्रिया है, ठीक है। इसको हटा देंगे तो कोई मतलब निकल रहा है? कोई मतलब नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब यही हुआ, रमेश आम रहा है या फिर रमेश आम है, तो क्या है? कुछ भी नहीं। उसी में अगर जोड़ दो खा, रमेश आम खा रहा है, तो देखो अब क्रिया आपने जोड़ दिया ना, तो इसका व्याकरणिक दृष्टि से अब अर्थ निकलने लगा। तो इसलिए बोलते हैं व्याकरण में बिना क्रिया के कोई वाक्य पूरा ही नहीं होता है। जैसे मैं आप दोस्तों आप लोगों को एक उदाहरण बता ही दे रहा हूँ उस पर लिख के। जैसे उदाहरण लीजिए, रमेश आम खा रहा है, तो इसमें से क्रिया हटा दीजिए, ये हटा दीजिए ना, ये क्रिया हटा दीजिए। अब इसमें देखिए क्या बोला, व्याकरण बिना क्रिया के कोई वाक्य पूरा नहीं होता। तो क्रिया हमने हटा दिया, तो रमेश आम है, अब इसका क्या मतलब हुआ? रमेश आम है, कोई मतलब हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अब वहीं इसको हम जोड़ देंगे, रमेश आम खा रहा है, क्रिया को जोड़ देंगे, तब इसका मतलब निकल रहा है कि हाँ रमेश आम खा रहा है। क्रिया के भेद जो हैं अब कर्म तथा जाति के आधार पर देखेंगे। कर्म तथा जाति के आधार पर मतलब कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में। और दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, तो हम उसके बारे में आज अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है। आज के बाद आपका डाउट दूर होने वाला है, ठीक है। ये देखिए अकर्मक क्रिया सबसे पहले, तो इसमें क्या है, क्रिया के कार्य का असर कर्ता पर पड़ता है तथा इसमें कर्म नहीं होता। अकर्मक, अकर्मक मतलब कि बिना कर्म का, कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें कर्म नहीं हो उसी को बोलते हैं अकर्म। और इसका जो कार्य का असर है ना, सिरे कर्ता पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, आप सोचो इसमें ना कि जिसमें कर्म नहीं रहेगा, सिर्फ कर्ता रहेगा, तो क्रिया का असर किस पे पड़ेगा? कर्ता पर ही तो पड़ेगा। तो वही चीज़ें देखिए, मनीष सोता है, मनीष एक क्या है? कर्ता है, ठीक है। तो कर्ता पर जो प्रभाव पड़ रहा है, ये जो क्रिया है ना, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मनीष पे पड़ रहा है। मनीष क्या है? करता है। ऑलरेडी हमने इसमें देखा है कि क्रिया के कार्य का असर करता पड़ता है, तो क्रिया जो हो रही है इसका असर किस पे पड़ रहा है? मनीष पे पड़ रहा है। मनीष एक करता है, क्या है? करता है। उसके बाद देखिए, लड़की धीरे धीरे चलती है, ये जो लड़की है चलती है, ठीक। तो इसमें जो करता है ये लड़की है, एक तरह से जो लड़की है ना यही करता है, यही चल रही है। तो चलने का जो भी प्रभाव पड़ रहा है किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। इसमें कर्म नहीं है, देखिए ना, कर्म नहीं है, क्योंकि अकर्मक क्रियाओं में कर्म नहीं होता। अकर्मक का मतलब ही होता अ मतलब नहीं, कर्म मतलब कर्म, मतलब कर्म नहीं होता है अकर्मक में। उसके बाद देखिए सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है? देखिए इसमें क्या है ना, क्रिया के कार्य का असर कर्म पे पड़ता है। सकर्मक मतलब स माने साथ, कर्म मतलब कर्म, मतलब कर्म के साथ, ठीक है। तो इसमें क्रिया का जो कार्य होता है उसका असर जो है कर्म पर पड़ता है, ठीक। इसमें देखिए क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट कर्म ही दिया हो। इसमें क्या है ना कि कर्म की संभावनाएं भी बनती हैं। सकर्मक में अगर कर्म की संभावना भी बन जाए तो सकर्मक क्रिया होगी। उदाहरण देखेंगे, लड़का पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो मतलब कि इस पर जो जोर पड़ रहा है ना, ये पुस्तक पर पड़ रहा है, मतलब कर्म पर पड़ रहा है।
तो सिंपल सी बात है, अगर मान के चलो कोई वाक्य बोलते हो लड़का पढ़ता है, जैसे हमने बोला लड़का पढ़ता है, तो एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से मतलब कंप्लीट इसका मतलब नहीं निकल पा रहा है। कोई भी पूछ देगा क्या पढ़ता है भाई, क्या पढ़ता है, तो आप बोलोगे पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक एक कर्म हो गई, किसको पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है, तो वही चीज़ हो गई। इसमें जो है आपका सीधा सा प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है, पुस्तक बोले तो कर्म। रमेश टीवी देख रहा है, क्या देख रहा है, टीवी देख रहा है, किसको देख रहा है, टीवी को देख रहा है, तो यहाँ पे इसका प्रभाव जो है कर्म पर पड़ रहा है। आप एक चीज़ कॉमन देखो ना, इसमें कर्म है इन सकर्मक क्रियाओं में, और जबकि अकर्मक क्रिया में, यहाँ उदाहरण देखिए, इसमें कहीं भी कर्म नहीं है। कहीं दिख रहा है क्या कर्म आपको, कहीं नहीं दिखेगा। तो आप लोग कई तरीक़ों से इसको मतलब पहचान कर सकते हो कौन सा कर्मक है, कौन सा कर्मक है। यहाँ देखिए मोहन पढ़ता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मोहन पढ़ता है, इसमें क्या है, इसमें संभावना वाली बात होगी। ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है कि क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, तो मोहन पढ़ता है, पढ़ता तो है बट इसके साथ कुछ संभावनाएं बन रही कि क्या पढ़ता, कुछ भी पढ़ सकता है, न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, पुस्तक पढ़ सकता है, मैसेज पढ़ सकता है, तो यहाँ संभावनाएं बन रही है। जैसे हालांकि हम लोगों ने पहले ही ये उदाहरण देखा है कि लड़का जो है पुस्तक पढ़ता है, तो हमने आपको उदाहरण दिया कि लड़का क्या पढ़ता है, पूरा कंप्लीट सेंस तो नहीं निकल रहा, बट उसका जो है हम अगर देखा जाए तो कर्म की उसमें संभावना बन रही है। पहले वाले एग्जाम्पल्स में अगर हम पुस्तक हटा दें, लड़का पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें कर्म की संभावना जो है बन रही है। तो वही सेम चीज़ है, इसमें कर्म की जब अगर संभावना बन जाए तो सकर्मक क्रिया हो गई। अब यहाँ पर नोट देखिए, नोट क्या है, क्रिया के पहले क्या प्रश्न पूछने पर यदि उसका कोई उत्तर आए या उत्तर आने की संभावना बने तो सकर्मक क्रिया हो गई, अगर उत्तर न आए तो अकर्मक क्रिया हो गई। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे क्या है क्रिया के पहले क्या प्रश्न पूछने पर। चलिए आइए देखते हैं। वह शतरंज की चालें चलता है, ठीक है, चलना क्या है, क्रिया है, ठीक है ना, क्रिया है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ा है ना कि क्रिया के पहले क्या प्रश्न पूछने पर, तो क्रिया के पहले हमने क्या लगा दिया, चलो कि क्या चलता है, तो उत्तर आएगा चालें चलता है। तो कोई उत्तर आए तो या उत्तर आने की संभावना बनी तो सकर्मक क्रिया होगी। तो देखिए क्या चलता है, चालें चलता है, तो इसका मतलब उत्तर आ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। यहाँ प्रश्न दिया है क्या चलता है, चालें चलता है, तो ये सकर्मक क्रिया होगी। फिर ये देखिए अगर उत्तर न आए तो अकर्मक क्रिया होगी। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है लड़का फुटबॉल खेलता है, लड़का फुटबॉल खेलते हैं, तो प्रश्न कीजिए क्या खेलता है, क्या खेलता है, तो आपको उत्तर मिल जाएगा इसमें कि फुटबॉल खेलता है, तो सकर्मक हो गई। फिर देखिए हम तीसरा देखेंगे, विनोद सर दौड़ते हैं। अब प्रश्न कीजिए क्या दौड़ते हैं, क्या दौड़ते हैं, कोई आंसर आ रहा है क्या दौड़ा जाता है, कुछ दौड़ा जाता है, कुछ भी नहीं दौड़ा जाता, उत्तर नहीं आ रहा, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया हो गई। सिंपल सी बात, अगर क्या लगाने पर उसमें उत्तर आ जाए आपके प्रश्न में, आपके वाक्य में, तो वो सकर्मक हो गई, अगर नहीं आए तो अकर्मक हो गया, ठीक है। आशीष कमरे में रहता है, ये देखिए, तो इसमें आप पूछिए इससे क्या रहता है, आशीष कमरे में क्या रहता है, कोई मतलब नहीं कर रहा, कोई इसका निरर्थक वाक्य की तरह लग रहा है, ठीक है ना, तो कोई मतलब नहीं कर रहा है, तो ये भी अकर्मक क्रिया हो गया, इसमें कर्म ही नहीं है। मैं को दोस्तों आप लोग मतलब कर्म मत समझ लीजिएगा, क्योंकि ये एक अधिकरण कारक है, ठीक है ना। ये क्या है, अधिकरण, अधिकरण में पर पढ़े हो ना आप, कारक, हमने कारक पढ़ा दिया है, ठीक है ना, उसको आप लोग देखिएगा, तो ये अधिकरण कारक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया के भेद। इसमें देखिए क्या है कि 3 प्रकार का होता है, एक कर्मक क्रिया होती है, द्विकर्मक क्रिया होती है, अपूर्ण क्रिया होती है, ठीक है। सकर्मक क्रिया जो है ये 3 प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, अपूर्ण क्रिया, ठीक। दोस्तों इतना विस्तृत से और इतने अच्छे ढंग से कवर जल्दी कोई नहीं करता है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि हम इसमें सकर्मक क्रिया के अंदर भी हमने वर्गीकरण कर दिया है, तो इसका वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका क्या है, आइए देखते हैं। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया में केवल एक कर्म के पूरे होने का पता चले। देखिए सिंपल सी बात है, एक कर्मक, इसका मतलब ही हो गया, हेडिंग देखकर ही पता चला कि इसमें एक कर्म होगा। तो जिस क्रिया में केवल एक कर्म के पूरे होने का पता चले उसे बोलते हैं एक कर्मक क्रिया, ठीक है। जैसे देखिए इसमें क्या है,
पल्लवी दूध पीती है, वह गाड़ी चला रहा है, मनीष झाड़ू लगा रहा है। ठीक है, इसमें देखिए एक कर्मक क्रिया, एक कर्म मतलब सिर्फ एक कर्म दिख रहा है इसमें। पल्लवी दूध पीती है, क्या पीती है? दूध पीती है, तो सिर्फ दूध पीने का इंडिकेशन हो रहा है, मतलब सिर्फ एक कर्म का। वह गाड़ी चला रहा है, किसको चला रहा है? गाड़ी को चला रहा है, इसमें भी सिर्फ एक कर्म दिख रहा है। मनीष झाड़ू लगा रहा है, किसको लगा रहा है? क्या लगा रहा है भाई? झाड़ू लगा रहा है, इसमें एक कर्म दिख गया। ठीक है, तो ये एक कर्म दिख गया तो बस एक कर्मक होगी। अच्छा, एक बात बता दूं आपको कर्म पहचानने का, इसमें क्या और क्यों लगाइए ना। क्या लगाते हैं, प्रश्न कीजिए क्या या फिर क्यों। अगर क्या और क्यों लगाते हैं तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्या पीता है? दूध पीता है। क्यों पीता, सॉरी क्यों नहीं, किसको किसको किसको, क्या और किसको लगाने पर। इसमें अगर आपने क्या लगाइए या फिर किसको लगाइए। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को लगाने पर अगर उत्तर आ जाए तो इसका मतलब वो कर्म है। ठीक है, आइए देखते हैं उदाहरण। पल्लवी दूध पीती है, क्या पीती है? दूध पीती है। ठीक, अब इसके बाद हम किसको लगाएंगे। पल्लवी किसको पीती है? दूध पीती है, दूध को पीती है। उसी तरह गाड़ी क्या चला रहा है? गाड़ी चला रहा है, किसको चला रहा है? गाड़ी को चला रहा है। उसी तरह मनीष झाड़ू लगा रहा है, इसमें हम क्या लगाएंगे? क्या लगा रहा है? झाड़ू। अब फिर पूछेंगे किसको लगा रहा है, तो झाड़ू को लगा रहा है। तो इस तरह से क्या और किसको लगा करके आप कर्म का पता कर सकते हैं। आइए देखते हैं द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? क्रिया को करने के लिए दो कर्मों की आवश्यकता होती है। इसमें क्या है ना कि इसमें दो कर्म मिलेंगे आपको। ठीक है, इसमें दो कर्म मिलेंगे, सिंपल सी बात है। अरे इसका हेडिंग देखिए ना, द्विकर्मक क्रिया है। द्विकर्म मतलब इसका मतलब द्वि मीन्स दो, कर्म मीन्स क्रिया, सॉरी कर्म मीन्स कर्म, मतलब दो कर्म वाली क्रिया। ठीक, तो इसमें देखिए उदाहरण देखिए क्या है। प्रकाश ने पुलिस को डाकू पकड़वाया था, तो इसमें देखिए क्या है? डाकू पकड़वाया था। इसमें क्या और क्यों लगाइए? क्या पकड़वाया था, सॉरी क्या और किसको लगाइए। क्या पकड़वाया था? डाकू पकड़वाया था। किसको पकड़वाया था? डाकू को पकड़वाया था। इसमें एक कर्म तो मिल गया। अब देखिए इसमें एक कर्म और ढूंढना है, तभी तो द्विकर्मक होगी, तभी तो दो कर्म होगा। प्रकाश ने पुलिस को, ठीक है, किसको? पुलिस को। यहाँ पर देखिए प्रकाश ने किसको पकड़वाया था? पुलिस को। किसको पकड़वाया? डाकू को। अच्छा, इसको थोड़ा सा, इस उदाहरण को देखने पर थोड़ा सा अजीब ढंग से लग रहा है, पुलिस को, डाकू को। तो हम क्या है ना कि बार बार को नहीं लगा सकते ना, इसलिए हमने डाकू के बाद दो को नहीं लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर दो कर्म, एक पुलिस हो गया, एक डाकू हो गया। प्रकाश ने किसको पकड़वाया था? डाकू। पुलिस को पकड़वाया था, किसको पकड़वाया था? डाकू को पकड़वाया था। थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन बट इसको आप लोग बार बार पढ़ोगे ना थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। फिर देखिए इसमें क्या है, उसने पिताजी को प्रणाम किया था। पिताजी को प्रणाम किया था। यहाँ पर देखिए कर्म, किसको प्रणाम किया था? पिताजी को प्रणाम किया था। किसको? पिताजी को। क्या किया था? प्रणाम किया था। ठीक है, क्या किया था? प्रणाम किया था। किसको किया था? पिताजी को। इसमें पिताजी और प्रणाम दोनों कर्म हैं। ठीक है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। ठीक है, किसको पिलाती है? बच्चे को पिलाती है। क्या पिलाती है? दूध पिलाती है। किसको पिलाती है? बच्चे को पिलाती है। क्या पिलाती है? दूध पिलाती है। मतलब बच्चे और दूध, इसमें कर्म हो गए। दूसरा वाले में पिताजी और प्रणाम दोनों कर्म हो गए, और पहले वाले पुलिस और डाकू दोनों कर्म हो गए। और इसके बाद ये देखिए कर्म वन जो है प्राणीवाचक का प्रधान होता है, और कर्म टू, एक मिनट दोस्तों, तो वीडियो लंबी हो रही है तो कोशिश करेंगे कि इसका हम 2 या 3 पार्ट करें। चलिए आइए देखते हैं आगे। उसके बाद दो तो हो गए, एक कर्मक हो गया, द्विकर्मक हो गया। अब जो है सकर्मक क्रिया के अंतर्गत एक आता है अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण का मतलब कि अधूरा हो गया, मतलब पूरा नहीं हुआ। ठीक है, उसी को बोलते हैं अपूर्ण क्रिया। तो इसका आइए देखते हैं डेफिनेशन। क्रिया और कर्म के रहते हुए भी अकर्मक और सकर्मक क्रिया स्पष्ट न हो पाए। अब देखिए ये तो बड़ा कन्फ्यूजन वाली बात होगी कि क्रिया और कर्म दोनों रहेंगे, फिर भी अकर्मक और सकर्मक की क्रिया स्पष्ट ही नहीं हो पाएगी। इसी को बोलते हैं अपूर्ण क्रिया। जैसे में ये देखिए, जिसमें क्या है, मेरे पिताजी हैं। ठीक है, मेरे पिताजी हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मेरे पिताजी हैं ना, ये आपका इसमें पूरी तरह से वाक्य जो है मतलब कंप्लीट नहीं लग रहा, निरर्थक लग रहा है। जैसे भी हमने उदाहरण देखिए, यहाँ पे क्या दिया है,
क्रिया और कर्म के रहते हुए भी अकर्मक और सकर्मक क्रिया स्पष्ट ना हो पाए। मतलब क्रिया और कर्म रहेगा लेकिन फिर भी पता ही नहीं चलेगा अकर्मक है कि सकर्मक, अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्रिया और कर्म के रहते हुए भी। इसमें देखिए क्या है, मेरे पिताजी हैं। ठीक है जो है एक तरह से एक क्रिया है। ठीक है, इसमें इनके रहने के बावजूद भी क्या, और ये सॉरी पिताजी जो है ये यहाँ पर कर्म का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, पिताजी कर्म का कार्य कर रहे हैं। है जो है आप लोगों को अच्छी तरह से पता है क्रिया है। तो इसमें देखिए कर्म भी है क्रिया भी है, लेकिन फिर भी इसका पूरा मतलब नहीं निकल पा रहा है। जैसे मेरे पिताजी हैं, क्या है यार, कुछ समझ में आ रहा है इसमें? नहीं, मतलब समझ में आ रहा है। लेकिन इसी के साथ अगर रहता मेरे पिताजी शिक्षक या फिर डॉक्टर हैं, कुछ इसमें आप जोड़ देते हैं तो इसका मतलब कि ये आपका सार्थक हो गया, इसका अर्थ निकलने लगा। देखिए यहाँ पर मनीष है। ठीक है, इसमें क्रिया ऑलरेडी जुड़ी हुई है बट फिर भी इसका मतलब नहीं निकल रहा। मनीष क्या है, कुछ तो मतलब होना चाहिए ना। मनीष है, कोई मतलब नहीं निकल रहा, लेकिन यहाँ पर बीच में जोड़ देगा मनीष छात्र है या फिर मनीष खिलाड़ी है, तो ये एक तरह से सार्थक वाक्य निकलने लगा हम। तो इस तरह से होती है अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया का मतलब वही होता है जिसमें क्रिया और कर्म रहती है लेकिन फिर भी उसका पता ही नहीं चलता कि सकर्मक है कि अकर्मक है। लेकिन उसके बीच में क्रिया से पहले अगर कुछ जोड़ जाए तो क्रिया से पहले चलिए मानिए हम जोड़ लेते हैं छात्र या खिलाड़ी जोड़ लेते हैं, तो इसका मतलब कि निकलने लगा, सार्थक वाक्य समझ में आने लगा। इसी को बोलते हैं अपूर्ण क्रिया। अगर अपूर्ण क्रिया के हम भेद की बात करें तो दो होते हैं, अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। देखिए इसमें अपूर्ण क्रिया के अंदर भी दो भेद हो गए। इतना डिटेल से हम लोग जा रहे हैं ताकि आजकल का लेवल देख रहे हो ना एग्जाम का, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो एक भी बाहर से नहीं, मतलब बाहर जाना ही नहीं चाहिए। जो भी चीज़ें हैं आप अच्छे ढंग से पढ़ो करो उस चीज़ को, ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसमें अपूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होती है? इसमें देखिए अपूर्ण अकर्मक क्रिया में कर्ता स्पष्ट नहीं होता, जबकि अपूर्ण सकर्मक क्रिया में कर्म स्पष्ट नहीं होता। समझ में आया आपको? अकर्मक क्रिया में, अपूर्ण अकर्मक क्रिया में कर्ता स्पष्ट नहीं होता है, जबकि अपूर्ण सकर्मक क्रिया में कर्म स्पष्ट नहीं होता है। आगे देखिए, दोनों क्रियाओं के अर्थ स्पष्टीकरण के लिए संज्ञा प्लस विशेषण लगाया जाता है। दोनों क्रियाओं का मतलब अर्थ निकालने के लिए, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए संज्ञा प्लस उसके साथ विशेषण लगाया जाता है। ठीक है, और इनके अर्थों को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे पूरक कहते हैं। ये देखिए इसका जो है ना, इसकी परिभाषा सीधे आती है कि पूरक किसे कहते हैं। ठीक है, पूरक किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा आप लोग याद रखिए। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ देता है कि पूरक किसे कहते हैं। तो और इनके अर्थों को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मतलब किसी के अर्थ को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, उसको बोलते हैं पूरक। ठीक है, और आप लोगों को पता चली गया कि जो अपूर्ण अकर्मक क्रिया है या फिर अपूर्ण सकर्मक क्रिया, इन दोनों क्रियाओं के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए संज्ञा तथा विशेषण दोनों लगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मतलब आप लोगों को लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा विस्तृत है तो थोड़ा सा प्लीज़ सब्र रखिए। ठीक है ना, एक बार दो बार आप लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आता जाएगा। एक बार में अगर आप न्यू हैं तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, आप लोग ये कि कहाँ से सर्च के ऊपर गुजर रहा है ये। तो प्लीज़ दो बार तीन बार आप लोग वीडियो को देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। प्लस जैसे ही आप लोग क्वेश्चन हल करेंगे, जब इसके आधार पर ये सब क्वेश्चन आने लगेंगे ना तो फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया, मतलब कि हम जो प्रयोग करते हैं क्रिया उसके आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। तो तीन प्रकार की होती हैं, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया। सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया, ये प्रयोग के आधार पर है। ठीक है, तो सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? सामान्य क्रिया में केवल एक क्रियापद रहती है। ठीक है, केवल जो है एक ही क्रियापद रहेगी। जैसे उदाहरण देखिए, मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, इसमें देखिए सिर्फ एक क्रियापद है, खाया। खाना जो है खाया, ठीक है, ये क्रिया है। फिर दूसरा देखिए, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जाएगा। अच्छा दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर बोलते हैं मुगलसराय को, पहले इसका मुगलसराय नाम था लेकिन अब योगी जी ने इनका नाम चेंज कर दिया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। तो यहाँ पर देखिए जाएगा,
सिर्फ एक क्रिया है इसमें जो है सिर्फ एक क्रियापद है, तो इसी को बोलते हैं सामान्य क्रिया। अब देखिए सहायक क्रिया। सहायक क्रिया जो है, जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है या वाक्य को पूरा करती है। सहायक क्रिया वैसे सभी लोग को पता होगा, ये होती है था, थी, थे, है, हूँ, हो, मतलब जो सबसे लास्ट में आती है। अगर हिंदी व्याकरण की बात करें तो ये वाक्य के सबसे लास्ट में आती है, ठीक है। और जो मुख्य क्रिया है उसी के साथ रहती है, उसी की सहायता करती है बोलने में। जैसे यहाँ पर देखिए, हम उदाहरण देखेंगे सहायक क्रिया के। पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है, पक्षी उड़ रहे हैं, तो इसमें जो आपकी सहायक क्रिया है ये रहे हैं, ठीक है, ये आपकी सहायक क्रिया होगी। अच्छा, ये जो रहे अगर नहीं है रहता है, तब भी ये भी सहायक क्रिया है, ठीक है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहेंगे, ये सभी के सभी जो है ये आपके सहायक क्रिया ही है। तो ये सहायक क्रिया हो गई और ये मुख्य क्रिया है, ये मुख्य क्रिया की हेल्प कर रही है, ठीक है। मेरे पास पुस्तक है, देखिए ये अकेला आ गया ना, सिंगल है, ये भी सहायक क्रिया है। आप लोग हिंदी में तो नहीं, बट जब आप टेंस सेंस पढ़ते होंगे ना, तो सबसे पहले यही चीज़ रटाया जाता होगा, है, हूँ, हो, था, थी, थे, ठीक है, होगा, होगी, होगे, यही सब चीज़ें। उसके बाद देखिए सजातीय क्रिया। हमने सामान्य क्रिया देखा, ठीक है, सामान्य क्रिया देखा, सहायक क्रिया देखा। अब देखिए सजातीय क्रिया देखते हैं। सजातीय क्रिया क्या है, और ये जो हम देख रहे हैं ना, ये प्रयोग के आधार पर है। सीरियस क्वेश्चन पूछेगा, प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो फिर तो गायब हो गया। लेकिन अगर ध्यान दिए होंगे, इस चीज़ को आप ध्यान दोगे तो तुरंत कर दोगे, हाँ 3 होते हैं, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया। तो हम अब सजातीय क्रिया पढ़ेंगे। सजातीय क्रिया क्या है, जब कुछ आकर्मक तथा सकर्मक क्रियाओं के साथ उनकी धातु की बनी भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग हो। नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, उदाहरण देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। जब कुछ आकर्मक तथा सकर्मक, मतलब कि जो बिना कर्म की होती हैं तथा जो कुछ कर्म की होती हैं, मतलब जो बिना कर्म की और कुछ कर्म की, ठीक है, दोनों के साथ उनकी धातु की बनी भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग हो, ठीक है, भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग हो। आइए उदाहरण देखते हैं। इसमें क्या है, अच्छा कार्य कर रहे हो, अच्छा गाना गा रहे हो, ठीक है, इसमें समझ में आया। आप उदाहरण सबसे पहले परिभाषा पढ़िए, फिर से पढ़िए। परिभाषा नहीं समझ में आता, परिभाषा 2 बार 3 बार पढ़िएगा, माइंड में आपके कुछ समझ में आएगा, तो आप उदाहरण पढ़ोगे सब कुछ समझ में आएगा। देखिए, जब कुछ अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी, अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाओं के साथ, यहाँ क्रियाओं की बात हो रही है, ठीक है ना, उनके धातु की बनी भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग हो। तो भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना, तो इस तरह से सजातीय क्रिया होगी। मतलब एक तरह से इसका सजावट का कार्य करता है। इसमें कार्य कर रहे हो तो इसमें सजावट वाला कार्य, मतलब जो हो रहा है सजावट वाला, ये भाववाचक संज्ञा कौन सी है, अच्छा, मतलब कार्य कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो, तो उसके साथ सजावटी, मतलब सजावट का काम कौन कर रहा, अच्छा कर रहा। जैसे होता है ना कि कार्य कर रहे हो तो बोल दिया अच्छा कार्य कर रहे हो, गाना गा रहे हो तो मतलब अच्छा गाना गा रहे हो, मतलब उसमें अच्छा जोड़ दिए तो एक तरह से सजावट का कार्य हो गया, तो उसी को बोलते हैं सजातीय क्रिया। इसकी परिभाषा 2 देखिए, सजातीय क्रिया की परिभाषा दूसरी परिभाषा देखिए, वह क्रिया जो अपने ही कर्म से बने, वह क्रिया जो अपने ही कर्म से बने। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब एग्जाम में पूछ भी सकता है इसकी परिभाषा दे करके, क्यों कि इसको क्या बोलते हैं। तो वह क्रिया जो अपने कर्म से बने, इसी को तो बोलते हैं सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया किसे बोलते हैं, वह क्रिया जो अपने ही कर्म से बने। अब देखिए, अपने कर्म से बनने का मतलब कि यहाँ उदाहरण देखेंगे हम लोग। मोहित ने खेल खेला, मोहित ने खेल खेला। अब इसका समझिए, वह क्रिया जो अपने ही कर्म से बने, मतलब ये जो है खेलना एक क्रिया है, ठीक है, लेकिन ये जो क्रिया है ना अपने कर्म से ही बनी है। खेल देख रहे हो, खेल क्या है, कर्म है, खेल कर्म है, और इस खेल से ही बना है खेला, खेल से ही बना है खेला, लेकिन ये कर्म है और ये क्या है, क्रिया है। तो सिंपल सी बात है, वह क्रिया जो अपने कर्म से बने, तो ये जो क्रिया है ना अपने ही कर्म से बनी है। सिंपल से मतलब बस आप ये समझ लो ना कि जो कर्म रहेगा वैसा ही शब्द क्रिया में रहेगी। अब दूसरा उदाहरण देखिए, उसने लड़ाई लड़ा, उसने लड़ाई लड़ा। फिर परिभाषा एक बार पढ़िए,
वह क्रिया जो अपने ही कर्म से बने, मतलब क्रिया ये हो गई, ठीक है। ये किससे बनी है? अपने कर्म से बनी है। इसका कर्म कौन है? कर्म लड़ाई है, मतलब लड़ाई से लड़ा बना, ठीक है, लड़ाई से लड़ा बना। अब तीसरा देखिए, हमने खाना खा लिया, फिर एक बार परिभाषा पढ़िए, वह क्रिया जो अपने ही कर्म से बने, मतलब क्रिया ये हो गई खा, इसका कर्म क्या हो गया? खाना, ठीक है। किसको खाया? खाना को खाया। क्या खाया? खाना खाया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कर्म की पहचान क्या होती है, क्या लगाओ किसको लगाओ, तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो खाना कर्म है और खा क्या है? क्रिया है। अब हम फिर परिभाषा को पढ़िए ना ध्यान से, मेरे दोस्त नहीं समझ पा रहा, परिभाषा पढ़ते रहिए, उदाहरण पढ़ते रहिए, परिभाषा पढ़िए, उदाहरण पढ़िए, पक्का बता रहा हूँ सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो है क्रिया आपकी, ये किससे बनी है? अपने ही कर्म से बनी है। इसका कर्म क्या है? खाना है, ठीक है। और ये खाना से ही खा, मतलब क्रिया बनी। तो इस तरह से दोस्तों हमने क्रिया के बारे में कुछ मतलब पढ़ा, और वीडियो काफ़ी लंबी जाएगी, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि एक ही वीडियो में सब हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट अब देखेंगे। फ़िलहाल के लिए इसमें इतना ही रहते हैं, और देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नमस्कार।